कौन सा उदाहरण सबसे पहले दिमाग में आता है? कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अब मेरा अगला विषय है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। हाँ। ये एसएससी, यूपीएससी जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, बिल्कुल, इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भई ये बल आखिर है क्या, कैसे काम करता है, ग्रहों की चाल पर इसका क्या असर है। और ये भी कि पृथ्वी पर या पृथ्वी से दूर जाने पर इसमें क्या फर्क आता है। हाँ, आइए से थोड़ा खोल कर समझते हैं। शुरू करें। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है ना? ये कमाल की बात। हाँ, ये सुनने में बहुत साधारण लगता है पर है बहुत गहरा। और देखो, ये खिंचाव कितना होगा, ये दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, किन बातों पर? पहली चीज है वस्तुओं का द्रव्यमान, मतलब मास। जितना ज्यादा मास होगा ना, उतना ही ज्यादा खिंचाव होगा। ओके, ज्यादा भारी चीज ज्यादा खिंचेगी, सही। और दूसरी चीज है उनके केंद्रों के बीच की दूरी। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, ये खिंचाव तेजी से कम होगा। तेजी से, हाँ। हाँ, दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के हिसाब से कम होता है। अच्छा, हाँ जी, वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। बिल्कुल, वो जी बस एक नंबर है जो इस बल के मान को ठीक करता है। असल बात मास और दूरी की है। और ये नियम सार्वत्रिक है, मतलब हर जगह हर चीज पर लागू होता है, ग्रहों, तारों, सब पर। ठीक है, तो ये तो हुआ कि चीजें एक दूसरे को खींचती क्यों हैं और कितना। लेकिन ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते कैसे हैं? उसके लिए शायद वो केपलर के नियम है। हाँ, बिल्कुल। न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण से समझाया कि क्यों घूमते हैं, पर उनसे पहले केपलर ने यह बता दिया था कि वो कैसे घूमते हैं। उन्होंने 3 नियम दिए। 3 नियम। हम्म, पहला क्या है? पहला नियम है कक्षाओं का नियम, मतलब लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एकदम गोल चक्कर नहीं लगाते जैसा हम सोचते हैं। अच्छा, गोल नहीं तो फिर कैसे? अंडाकार मतलब एलिप्टिकल कक्षाओं में घूमते हैं। और सूरज जो है वो उस अंडाकार के केंद्र में नहीं होता, बल्कि किसी एक फोकस पर होता है। ओह, अंडाकार। इसका मतलब ग्रह कभी सूरज के थोड़ा पास आते होंगे और कभी थोड़ा दूर। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से दूसरा नियम आता है, क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। क्षेत्रफल का नियम, ये क्या कहता है? ये थोड़ा सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा है। देखो, जब ग्रह सूरज के नजदीक होता है ना, तो वो तेज चलता है। तेज। हाँ, और जब वो दूर होता है तो धीमा हो जाता है। ऐसा इस तरह से होता है कि अगर हम ग्रह और सूरज को जोड़ने वाली एक लाइन सोचें, तो वो लाइन बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल यानी एरिया कवर करती है। मतलब स्पीड बदलती रहती है। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है कि उनकी स्पीड भी एक जैसी नहीं रहती। अच्छा, और तीसरा नियम? तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। ये थोड़ा गणित वाला है पर बहुत काम का है। बताइए। ये बताता है कि किसी ग्रह को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है ना, जिसे हम टाइम पीरियड या टी कहते हैं। हाँ, परिक्रमण काल। हाँ, उसका वर्ग मतलब टी स्क्वायर, वो सूरज से उस ग्रह की औसत दूरी, मान लो आर, उसके घन यानी आर क्यूब के सीधे समानुपाती होता है। मतलब टी स्क्वायर सीधा ताल्लुक रखता है आर क्यूब से। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। एकदम सही। और इसी नियम की मदद से ना, वैज्ञानिक ग्रहों की दूरियां और उनके चक्कर लगाने का समय, ये सब बहुत सटीक तरीके से पता लगा पाते हैं। मापों को गणित से जोड़ दिया केपलर ने। वाह, ये तो हो गई ग्रहों की गति की बात। अब आते हैं अपनी पृथ्वी पर। क्या पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण, वो जो छोटा जी होता है, वो एक जैसा होता है? मुझे तो लगता था हाँ, एक जैसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फर्क होता है। पृथ्वी पर भी जी का मान थोड़ा थोड़ा बदलता है। अच्छा, कहाँ ज्यादा कहाँ कम? देखो, ये ध्रुवों पर माने पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे कम। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई। तो ध्रुवों पर आप केंद्र के ज्यादा पास होते हैं। ओह, दूरी कम हो गई। हाँ। और दूसरा कारण है पृथ्वी का घूमना, रोटेशन। उसका असर भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है, जो गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा कम कर देता है। समझ गई। अच्छा, और अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं, जैसे मान लीजिए किसी ऊंचे पहाड़ पर या हवाई जहाज में। हाँ, अच्छा सवाल है। तब भी जी का मान कम होता जाएगा, क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के केंद्र से और दूर जा रहे हैं ना। और हमने पहले ही देखा यूनिवर्सल लॉ में कि दूरी बढ़ने पर खिंचाव कम होता है।
हाँ हाँ, सही बात है। और चंद्रमा का क्या? मैंने सुना है वहां तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। देखो, चंद्रमा का द्रव्यमान, उसका मास, पृथ्वी से काफी कम है। तो खिंचाव भी कम होगा। बिल्कुल, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है। कितना? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग छठा हिस्सा ही, मतलब 1/6। सिर्फ 1/6? तभी वो एस्ट्रोनॉट्स वहां ऐसे उछलते हुए दिखते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें नीचे खींचने वाला बल बहुत कमजोर होता है। ये तो हुई जी की बात। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का एक असर तो हम हर पल महसूस करते हैं, अपना वजन, वेट। क्या वजन और द्रव्यमान, मतलब वेट और मास, एक ही चीज है? कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है, पर ये अलग हैं। देखो, द्रव्यमान यानी मास, ये बताता है कि किसी चीज में स्टफ कितना है, पदार्थ कितना है। ये कभी नहीं बदलता, अब कहीं भी चले जाओ। अच्छा, मास हमेशा सेम रहता है। हाँ, लेकिन भार यानी वेट, वो फोर्स है, वो बल है जिससे पृथ्वी या कोई और ग्रह या चांद उस चीज को अपने केंद्र की तरफ खींच रहा है। इसका फॉर्मूला है W = mg। ओह, तो वेट में जी आता है। सही। और क्योंकि जी जगह के हिसाब से बदलता है, जैसा हमने अभी देखा, तो इसका मतलब वेट भी बदल सकता है? एकदम, आपका वजन पृथ्वी पर अलग होगा, चांद पर बहुत कम होगा क्योंकि वहां जी कम है, पर आपका मास दोनों जगह बराबर रहेगा। ये अंतर समझना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हैं? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, वो तैरने वाली चीजों से जुड़ा है शायद। हाँ, खासकर जब हम तरल पदार्थों में चीजों के व्यवहार को देखते हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण मतलब भार और उत्प्लावन बल बायांसी दोनों मिलकर काम करते हैं। पर ये अपने आप में बड़े विषय हैं, शायद इन पर फिर कभी आराम से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने काफी कुछ समझा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, फिर केपलर के नियम जिनसे ग्रहों की गति पता चलती है, पृथ्वी पर और उससे दूर जी कैसे बदलता है, ये भी देखा। और सबसे जरूरी भार और द्रव्यमान का फर्क। ये सारी बातें न सिर्फ परीक्षाओं के लिहाज से काम की हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया, अपने ब्रह्मांड को समझने में भी मदद करती हैं। निश्चित रूप से। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। जरा सोचिए, अगर कभी भविष्य में हम इंसान गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल कर पाएं, मतलब उसे अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकें, अरे वाह! तो सोचिए हमारी दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आने जाने के तरीके, सब कुछ कितना बदल जाएगा। क्या होगा तब? आप क्या सोचते हैं? चाहे तो अपने विचार हमें बता सकते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है